हेलो बच्चों, वेलकम टू गंगवार ईआरडीआर इंस्टीट्यूट। बेटा, हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछली वीडियोस में हमने मॉर्फोलॉजी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 4 टॉपिक पहली वीडियो में कराए और फिर 4 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराए। आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी पूरी डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क भी करते रहेंगे, ठीक है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो यहाँ पर हम आपको बताएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करते रहेंगे। मतलब बहुत वीडियो को बहुत डिटेल में नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस खाली उनको मार्क किया जाएगा। एनाटॉमी को हम 4 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो चैप्टर का नाम एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट हो या एनिमल हो। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो इसको एनाटॉमी कहा जाता है। जो मोनोकॉट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म जो हैं, इनमें डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंशिएट किया जाता है। क्योंकि अगर आप स्टेम में देखें तो डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं और मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं। रूट में देखें तो डाइकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल का नंबर 2 से 4 होता है, लेकिन मोनोकॉट में 6 से ज्यादा होता है। लीफ की बात करें तो डाइकॉट लीफ में मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड होती है, लेकिन मोनोकॉट में डिवाइड नहीं होती। तो एनाटॉमी के बेसिस से हम एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जो सेल्स हैं ग्रुप का, उनकी ओरिजिन सेम है, लेकिन ये कॉमन फंक्शन यूजुअली परफॉर्म करती है, हमेशा नहीं, यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। 2 टाइप के टिश्यू आपको बताए गए। अगर किसी टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी है तो मेरिस्टेमेटिक, और ये मेरिस्टेमेटिक टर्म ग्रीक के मेरिस्टॉस वर्ड से लिया गया। और अगर किसी टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो गई तो उसको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एपिकल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेम कौन से हैं? जो प्लांट की लाइफ में पहले आएंगे और ये क्या करते हैं? लेंथ बढ़ाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट की लाइफ में बाद आएंगे और ये क्या बढ़ाएंगे? सर्कमफेरेंस। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरिस्टेम जो है, they are different kinds of meristem. The meristem which occur at the tip of root and shoot, they are called apical meristem. एक एपिकल मेरिस्टेम है और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के 2 पार्ट हैं, एक एपिकल और सेकंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम में एक रूट एपिकल मेरिस्टेम आपको बताया गया और दूसरा कौन सा है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरे टाइप का मेरिस्टेम कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के 2 पार्ट हुए, कौन कौन से? एपिकल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम के फिर 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पर आएगा? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। अच्छा, एक पॉइंट और है, जब शूट एपिकल मेरिस्टेम लीफ का इलोंगेशन कराता है या स्टेम का इलोंगेशन कराता है तो कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है, कुछ सेल्स बच जाती हैं, लेफ्ट हो जाती हैं, जो कि क्या बनाती है? एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड आगे चल के फ्लावर भी बना सकता है और कोई स्टेम की ब्रांच भी बना सकता है। तो यही कहा गया कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, दे अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी प्लांट बॉडी। मतलब ये क्या करेंगे? प्राइमरी ग्रोथ को कराएंगे। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लेंथ को इंक्रीज कराएंगे, लेंथ इंक्रीज कराएंगे। Secondary या lateral meristem, they appears later in the plant life and they are called cylindrical meristem, क्योंकि ये circumference या गर्थ को इंक्रीज कराते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and core cambium are the example of lateral meristem and they are responsible for the producing secondary tissue. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी लॉस है, क्योंकि इसमें सेल्स क्या हो गई? मैच्योर हो गई, और जब सेल्स मैच्योर होती हैं तो वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो परमानेंट टिश्यू है, इसमें डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो जाएगी।
परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल टिश्यू की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो एक जैसी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स और द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। तीन टाइप हैं इसके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। बात अगर पैरेन्काइमा की जाए तो ये आइसोडायमेट्रिक है, मतलब इनकी जो सेल्स हैं उनका सबका डायमीटर साइज बिल्कुल एक जैसा है। इनमें इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। थिन सेलुलोजिक वॉल होगी, शेप ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड कुछ भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। देयर वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इंटरसेलर स्पेसेस may be present or absent. The main function of parenchyma is photosynthesis, storage and secretion. इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टोरेज। तो पैरेन्काइमा प्लांट में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। जैसे एनिमल की बात करें तो कोलेजन टिश्यू सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। कोलेनकाइमा जो है ये सेकंड आप बात करें अगर पैरेन्काइमा के बाद, तो कोलेनकाइमा दे आर प्रेजेंट एज अ हाइपोडर्मिस इन डाइकोटिलिडनस प्लांट। तो डाइकोटिलिडनस प्लांट में जो स्टेम है उसकी हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होती है। कोलेनकाइमा में जो कॉर्नर्स हैं सेल के वो थिक होते हैं क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन का। इनका शेप देखें तो ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल कुछ भी हो सकता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट हैं। द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ द लीफ। तो मैकेनिकल सपोर्ट का फंक्शन कौन करता है? कोलेनकाइमा। लेकिन यंग स्टेम में, क्योंकि जब स्टेम वुडी हो जाएगा तो उसमें और अलग स्ट्रक्चर्स आएंगे जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों कैसे हैं? लिविंग, क्योंकि इसमें लिग्निन नहीं है। अब अगर तीसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की जाएगी तो उसमें आएगा स्केलेनकाइमा, और स्केलेनकाइमा डेड होता है क्योंकि स्केलेनकाइमा में लिग्निन डिपॉजिट होता है। तो ये बात किसके लिए करी गई? ये पैरेन्काइमा है, दिस इज पैरेन्काइमा। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, दिस इज कोलेनकाइमा। कॉर्नर्स कैसे हैं? थिक हैं। और ये स्केलेनकाइमा है। तो पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग कंपोनेंट और स्केलेनकाइमा इज डेड। स्केलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स। इंपॉर्टेंट क्या है? थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, और थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। दो टाइप के हैं, फाइबर्स एंड स्केलेट्स। फाइबर्स कैसे होंगे? इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड, बट स्केलेट्स आर स्फेरिकल और ओवल। फाइबर्स और स्केलेट्स ये दोनों डेड है क्योंकि इनमें लिग्निफाइड वॉल प्रेजेंट है। अब अगर स्केलेट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखेंगे स्केलेट्स में? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स, गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलेनकाइमा का भी मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। तो कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी लेकिन यंग स्टेम को, लीफ के पेट्यूल को, लेकिन स्केलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों में से ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट का काम कौन करेगा? स्केलेनकाइमा। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अभी आपको बताया गया जैसे सिंपल टिश्यू है तो इसमें एक जैसी सेल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा सेल होती है। तो हमें इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो पढ़ने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के कितने कंपोनेंट है? चार, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब ट्रैकीड और वेसल्स दोनों मिलकर के वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं, इसलिए ट्रैकीड और वेसल्स को ट्रैकरी एलिमेंट्स कहा जाता है। इन चारों में से केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी तीनों डेड होते हैं। तो ट्रैकीड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर ये डेड कंपोनेंट है और जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग कंपोनेंट। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद आर, देखो लिग्निफाइड वॉल है ना, तो लिग्निन जहां पर भी होगा डेथ हो जाएगी। प्लांट सेल की डेथ लिग्निन कराता है और एनिमल सेल की डेथ केराटिन कराता है। तो ये ट्रैकीड है और वेसल्स है। ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, और वेसल्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। जो ल्यूमेन है वो वेसल्स की ब्रॉड होती है, किसके कंपैरिजन में? ट्रैकीड के कंपैरिजन में। और यहां पर ये फ्लोएम दिखाए गए, सीप पोर, सीप ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। तो ट्रैकीड के बाद वेसल्स देखिए, तो वेसल्स कैसे हैं? दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, इसीलिए क्या टर्म लिखा? मल्टी
सेलुलर। वेसल्स भी डेड होंगे, लेकिन वेसल्स का पाया जाना इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स का पाया जाना करेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। और जो वेसल्स हैं, अगर आप यहां पर देखें कि जो वेसल्स हैं इनमें कई सारे वेसल मेंबर्स होते हैं जो आपस में प्लाज्मोडिस्मेटा से कनेक्टेड रहते हैं। यस, एक पॉइंट ये है, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम। तो जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स नहीं होते, लेकिन एक एक्सेप्शन है नीटम। नीटम में वेसल्स पाई जाती हैं। तो जाइलम फाइबर जो है ये कैसे हैं, हाईली लिग्निफाइड वॉल विद ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। जाइलम पैरेन्काइमा द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। और पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन आपको बताया गया स्टोरेज। तो ये किस किस चीज का स्टोरेज करते हैं, स्टार्च, फैट एंड टैनिन। एसटीएफ से याद रखेंगे, स्टार्च, टैनिन एंड फैट। स्टार्च, टैनिन और फैट का स्टोरेज कहां पर होता है, स्टार्च, टैनिन और फैट का स्टोरेज किसमें होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। अभी आप आगे फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ोगे, और फ्लोएम पैरेन्काइमा में कुछ और स्टोरेज है, आरएमएल, रेजिन, म्यूसिलेज एंड लैटेक्स। ये जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले बना। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो जाइलम बनता है उसको हम सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। प्राइमरी जाइलम के दो टाइप हैं, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। अब जो स्टेम होता है, स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है और इस कंडीशन को एंडार्च बोलते हैं। और रूट में जो प्रोटोजाइलम है ये बाहर की तरफ होता है, पेरीफेरी की तरफ। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सार्च कंडीशन। तो क्या याद रखेंगे कि रूट में कौन सी कंडीशन है, एक्सार्च, दैट इज प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। और स्टेम में कौन सी कंडीशन है, एंडार्च, क्योंकि प्रोटोजाइलम किस तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ। फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम में कितने पार्ट हैं, 4, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये एंजियोस्पर्म की बात हुई, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीप ट्यूब की जगह सीप सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड सीप सेल्स, दे लैक सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। अब सीप ट्यूब जो है इनमें ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, मतलब सीप ट्यूब में जो सीप ट्यूब एलिमेंट्स हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इनकी जितनी भी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो इसका मतलब सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स क्लोज एसोसिएशन में होंगे और आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। सो दे आर ऑलवेज इन क्लोज एसोसिएशन। फ्लोएम पैरेन्काइमा, चलिए अच्छा इसकी बात करें। जाइलम में आपने देखा था ओनली लिविंग कंपोनेंट इज जाइलम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम में 3 लिविंग कंपोनेंट है और 1 डेड है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तीनों लिविंग होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर कैसा होता है, डेड। तो जाइलम की बात करें तो 3 डेड कंपोनेंट है और 1 लिविंग। फ्लोएम में 3 लिविंग है और 1 डेड है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated tapering cylindrical cells which have dense protoplasm and न्यूक्लियस। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी क्या स्टोर होगा, अभी मैंने आपको बताया था, रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। क्योंकि पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन, वैसे तो 3 फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज का। तो अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा में क्या स्टोर हुआ था, स्टार्च, टैनिन एंड फैट। लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा में रेजिन, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स। फ्लोएम फाइबर ये डेड कंपोनेंट है और फ्लोएम फाइबर के एग्जांपल क्या याद रखेंगे, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प। दे आर यूज्ड कमर्शियली, कमर्शियली इनका यूज किया जाता है। अगर कोई प्राइमरी फ्लोएम पहले बन रहा है तो इसको नाम देते हैं प्रोटोफ्लोएम एंड द प्राइमरी फ्लोएम फॉर्म्ड लेटर इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम। डिफरेंस क्या है, प्रोटोफ्लोएम में जो सीप ट्यूब है नैरो होगी और मेटाफ्लोएम में सीप ट्यूब कैसी होगी, बिगर सीप ट्यूब्स होंगी। तो दूसरा पार्ट, क्योंकि हमने कहा टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये 4 चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू सिस्टम। तो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हमको पढ़ने हैं, एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा होता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें 3 चीजें पढ़नी है, एक एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड स्टोमेटल, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड
एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें हेयर्स और ट्राइकोम्स आएंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट पार्ट है और क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। जनरली एपिडर्मिस यूनिलेयर्ड होती है, लेकिन मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस भी कहीं कहीं पाई जाती है। एपिडर्मिस जो है एक वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करती है जिसका नाम क्यूटिकल है, और क्यूटिकल की वैक्सी कोटिंग स्टोमेटा को हाइड कर लेती है जिससे वाटर लॉस को प्रिवेंट कर दिया जाता है। क्यूटिकल रूट में एब्सेंट है। सेकेंड पार्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल्स जब टर्जिड होती हैं तो इनके बीच में एक स्मॉल पोर डेवलप होता है जिसको क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। तो गार्ड सेल्स कैसी हैं, बीन शेप्ड, लेकिन ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स हैं ये डम्बल शेप्ड होती हैं। तो इसका मतलब जो स्टोमेटल एपरेटस है ये तीन चीजों से मिलकर बना है, क्योंकि आपने देखा गार्ड सेल जब टर्जिड है तो बीच में पोर बना, और इन गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में भी कुछ सेल्स होती है जिनको सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है। तो सब्सिडियरी सेल्स, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल अपर्चर, ये तीनों मिलकर एक एपरेटस बनाते हैं जिसको नाम देते हैं स्टोमेटल एपरेटस। अब आपको दिखाया गया ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स की इनर वॉल है। जो इनर वॉल है ये कैसी होती है, थिक होती है, और ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल कैसी होगी, थिन होगी। तो जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगी तो इनके बीच में एक पोर बन जाएगा जिसको हम स्टोमा नाम देते हैं, सिंगुलर फॉर्म। और ये कैसी गार्ड सेल्स दिखाएगी, डम्बल शेप्ड, जो कि ग्रासेस में पाई जाती है, और लेफ्ट साइड में बीन शेप्ड है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का तीसरा पार्ट है ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो रूट हेयर्स जो हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेलर, लेकिन जो स्टेम हेयर्स हैं उनको ट्राइकोम्स कहा जाता है। ये यूजुअली मल्टीसेलर हैं। कैसे हैं, यूजुअली मल्टीसेलर, मतलब यूनिसेलर भी हो सकते हैं। दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, इनमें ब्रांचिंग और ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब जो रोज के प्रिकल्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड ट्राइकोम्स, और ये ट्राइकोम्स क्या करते हैं, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और जो वाटर लॉस है उसको भी प्रिवेंट कर लेते हैं। तो टिश्यू सिस्टम का दूसरा पार्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। तो इट इंक्लूड्स, तो क्या नहीं होगा इसमें, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। जो लीफ का ग्राउंड टिश्यू है उसको मीजोफिल कहते हैं। अब डाइकॉट में ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, लेकिन मोनोकॉट में डिफरेंशिएट नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा भी है, कोलेनकाइमा भी और स्केलेरेनकाइमा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसका बना है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा। द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो पहला एपिडर्मल था, दूसरा ग्राउंड और तीसरा वैस्कुलर। द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और इसमें क्या क्या आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपने पढ़ा था इसमें जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। सिंपल टिश्यू में सेल्स सारी एक जैसी हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। डाइकॉट्स में जो कैम्बियम है ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में होगी। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या नाम देते हैं, ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, विच इज कैरेक्टरिस्टिक टू द डाइकॉट स्टेम। सो इट इज कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, कैम्बियम जो है वो वैस्कुलर बंडल के बीच में नहीं होती। ठीक, वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अगर आप डाइकॉट स्टेम देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम है, और ऐसे वैस्कुलर बंडल को ओपन वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। लेकिन मोनोकॉट में कैम्बियम ना होने से वैस्कुलर बंडल कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो क्लोज वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक टू द मोनोकॉट स्टेम। अगर हम रूट की बात करें तो रूट में जो वैस्कुलर बंडल हैं उनमें अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम होता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक टू द रूट। लेकिन स्टेम में ऐसा नहीं होता। स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं, और इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहां पाए जाएंगे, स्टेम और लीव्स में, और रेडियल वैस्कुलर बंडल कहां होंगे, केवल रूट्स में। दे आर कैरेक्टरिस्टिक टू द स्टेम एंड लीव्स। तो कंजॉइंट कहां होंगे, स्टेम एंड लीव्स में, रेडियल कहां होंगे, रूट में।
अब इसमें लिखा हुआ है कि जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल है इसमें फ्लोएम लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम, इसको हम नाम देते हैं कोलेट्रल। अगर फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है, कोलेट्रल। यहां आपको दिखाया गया रेडियल वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट क्लोज एंड कंजॉइंट ओपन। रेडियल वैस्कुलर बंडल में देखेंगे तो दिस इज जाइलम, जाइलम की रेडियस अलग है, फ्लोएम की रेडियस अलग है, तो जाइलम अलग रेडियस पर है और फ्लोएम अलग रेडियस पर है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम। तो अगर कैम्बियम नहीं है तो ये कैसा हो गया, दिस इज क्लोज्ड वन। और यहां पर देखें तो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन। ओपन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम and close is the characteristic of monocot stem. Anatomy of dicotyledon and monocotyledonous plant, मतलब हम लोग ऑर्गन पर आ गए। 4 टॉपिक थे, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो टिश्यू और टिश्यू सिस्टम कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन। तो ऑर्गन में हमें बेटा रूट, स्टेम, लीफ तीनों पढ़ने हैं, डाइकॉट का अलग और मोनोकॉट का अलग। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, डाइकॉट रूट की। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप रूट या स्टेम में कहीं पर भी देखें तो बाहर से अंदर की तरफ लेयर का सीक्वेंस होता है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरीसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल और फिर पिथ। रूट की जो एपिडर्मिस है इसको नाम देते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा से यूनिसेलुलर रूट हेयर्स निकले होते हैं। एपिब्लेमा के नीचे क्या है, कॉर्टेक्स, which consist of several layer of thin-walled parenchymatous cells। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट को डिफ्रेंशिएट करने का केवल और केवल एक तरीका, इस डायग्राम में आप केवल एक चीज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो पहली है ये डाइकॉट रूट है और इसमें वैस्कुलर बंडल का नंबर कितना है, 4। तो डाइकॉट रूट में 2 to 4 वैस्कुलर बंडल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। मोनोकॉट रूट को कैसे पहचानेंगे, मोनोकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल हमेशा 6 से ज्यादा होंगे, मोर देन 6, मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है यहां पे। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस कोई अलग से लेयर नहीं है, 5 ही लेयर याद रखनी है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ। अब कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको क्या नाम देते हैं, एंडोडर्मिस। जो रूट की एपिडर्मिस है उसको क्या नाम दिया गया, एपिब्लेमा। इसको राइजोडर्मिस या पाइलीफेरस लेयर भी कहा जाता है। ये जो एंडोडर्मिस है इसमें कैस्पीरियन स्ट्रिप्स होती हैं, क्योंकि इसमें सुबेराइजेशन होता है, सुबेरिन डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। और ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन है, एंडोडर्मिस इज अ बैरल शेप, लिखा हुआ है बैरल शेप, कुछ इस तरह से होती है। और अगर बैरल शेप्ड है तो इसमें 2 टाइप की वॉल हो गई, एक हो गई टेंजेंशियल वॉल और एक हो गई रेडियल वॉल। तो टेंजेंशियल और रेडियल दोनों वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और सुबेरिन की डिपोजिशन से ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। Waxy material suberin in the form of Casparian strips. Next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred as pericycle. तो सबसे बाहर एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, फिर उसके अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस जिसमें बैरल शेप्ड सेल्स हैं, इनकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया जो कि एक स्ट्रिप बना देगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके अंदर पेरीसाइकिल है। इनिशिएशन ऑफ द लैटरल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रूट में लैटरल ब्रांचेस हैं वो कहां से निकलती हैं, पेरीसाइकिल से। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल। तो रूट की, डाइकॉट रूट की जो पेरीसाइकिल है ये क्या क्या करती है, इसका काम क्या है, एक तो लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन करेगी और दूसरा ये वैस्कुलर कैम्बियम को बनाएगी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। पिथ कैसा है, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस। पिथ के लिए आप याद रखेंगे कहीं पर वेल डेवलप्ड है, कहीं पर पोरली डेवलप्ड है। तो वेल डेवलप्ड पिथ कहां पर होता है, वेल डेवलप्ड पिथ
डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट रूट में पिथ कैसा होता है? वेल डेवलप्ड। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में विथ वेल डेवलप्ड है, आप इसका उल्टा कर देंगे, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में पिथ कैसा होगा? स्मॉल एंड इनकंस्पिकुअस, मतलब स्पष्ट नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमा की कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? कंजक्टिव टिश्यू, और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ यहीं से ही स्टार्ट होती है। स्टील क्या है बेटा? स्टील को हम वीपीपी के नाम से याद रखते हैं, दैट इज वैस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल एंड पिथ। और ग्राउंड टिश्यू क्या था? सीपीपी, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। मोनोकॉट रूट्स में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस आप वैस्कुलर बंडल का नंबर याद रखेंगे। और यहाँ पर जो मोनोकॉट रूट है इसमें वैस्कुलर कैम्बियम पेरिसाइकिल नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, द वैस्कुलर बंडल्स, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। कंपेयर टू द डाइकॉट स्टेम, अगर हम कंपेयर करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, क्योंकि आपको पीछे भी बताया गया कि पिथ वेल डेवलप कहां पर होगा? डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये डिफरेंस है कि मोनोकॉट रूट में जो पेरीसाइकिल है वो लेटरल ब्रांचेस को तो बनाएगी लेकिन वैस्कुलर टिश्यू को नहीं बनाएगी। तो 3 डिफरेंसेस हैं यहाँ पर जिनको आपको याद रखना है। पहला क्या है? यहाँ पर वैस्कुलर बंडल का नंबर कितना है? 6 से ज्यादा है। पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, यानी पेरीसाइकिल केवल लेटरल ब्रांचेस को बनाती है। डाइकॉट स्टेम, तो अब हमने रूट की एनाटॉमी पढ़ी, अब किसकी बात करेंगे? डाइकॉट स्टेम। तो स्टेम में भी यही 5 लेयर होंगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। अब ये जो डाइकॉट स्टेम है इसमें जो कॉर्टेक्स है इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन एंड एंडोडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। इससे मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स निकलते हैं, सॉरी मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स निकलते हैं जिनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। रूट हेयर्स यूजुअली कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, और ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। इसमें कह रहे हैं कि जो कॉर्टेक्स है इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया। सबसे बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस, और अभी मैंने बताया था कि डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कोलेन काइमा की, जो कि क्या प्रोवाइड करेगी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, और सबसे अंदर की तरफ क्या होगी? एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस, बीच में कॉर्टिकल सेल्स और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्मिस सेल्स। एंडोडर्मिस, द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो एंडोडर्मिस है ये किस में रिच होती है? स्टार्च ग्रेन में, और ये क्या बनाती है? स्टार्च शीट बनाती है। तो आपने रूट में क्या पढ़ा था? जो डाइकॉट रूट थी उसमें एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई गई थी, है ना। और यहां पर अगर हम देखें डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में क्या है? स्टार्च शीट है। पेरीसाइकिल की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में जो पेरीसाइकिल है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर होगी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और स्केलेरन काइमा की बनी होती है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइकॉट स्टेम में जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर क्या है? पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल किसकी बनी है? स्केलेरन काइमा की, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में। तो यहां पर अगर देखें तो वैस्कुलर बंडल का कैसा अरेंजमेंट है? रिंग अरेंजमेंट, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। पिथ कैसा होगा? लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। आपको बताया गया डाइकॉट स्टेम में पिथ कैसा है? लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। और ये आपको सीक्वेंस दिखाया गया, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कोलेन काइमा, फिर पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस। मतलब ये क्या है? ये कॉर्टेक्स है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे बाहर की तरफ कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, और अंदर की तरफ एंडोडर्मिस। पेरीसाइकिल के लिए क्या याद रखेंगे? किसकी बनी है? स्केलेरन काइमा विद सेमी ल्यूनर पैचेस। मोनोकॉट स्टेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जो वैस्कुलर बंडल है ये कैसे हैं? स्कैटर्ड है। तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट स्टेम, एंड रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक टू द डाइकॉट स्टेम।
मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है ये स्केलेरन काइमेटस होती है, स्केलेरन काइमा की बनी होती है, लेकिन डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलेन काइमा की बनी है। A large number of vascular bundles are arranged in ring के फॉर्म में vascular bundle arranged है। Central portion of the stem is constitute the pith and pith is large and well developed। मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, अभी आपको मैंने बताया। यहां पर जो वैस्कुलर बंडल है ये कैसे हैं, स्कैटर्ड है, ईच सराउंडिंग विद अ स्केलेरन काइमेटस बंडल शीथ, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप ये वैस्कुलर बंडल देखेंगे तो जो वैस्कुलर बंडल है इनके चारों तरफ एक बंडल शीथ होती है, बंडल शीथ, और ये बंडल शीथ भी स्केलेरन काइमा की बनी होती है। ठीक है, ईच सराउंडेड बाय द स्केलेरन काइमेटस बंडल शीथ। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट है लेकिन क्लोज है क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर सबसे ज्यादा है कि मोनोकॉट में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये एब्सेंट होते हैं, चाहे मोनोकॉट स्टेम हो या फिर मोनोकॉट रूट हो, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल। अगर वैस्कुलर बंडल के अंदर देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ वाटर कंटेनिंग कैविटीज दिखेंगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है केवल मोनोकॉट के स्टेम में, डाइकॉट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज नहीं होती। और एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताया गया कि मोनोकॉट स्टेम हो या मोनोकॉट रूट हो, यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है। अब लीफ की एनाटॉमी देख लें। तो तीसरा ऑर्गन क्या है, लीफ। डाइकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ में क्या डिफरेंस है, आपको बताया जाएगा कि डाइकॉट लीफ में जो मीजोफिल है ये पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू में डिफरेंशिएट होती है। दो एपिडर्मिस है, अपर एंड लोअर। अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल कहा जाता है और लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल कहा जाएगा। तो मीजोफिल इज डिवाइडेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है ये इलोंगेटेड है, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है। एडेक्सियल एपिडर्मिस का मतलब जो अपर एपिडर्मिस है इसके नीचे पैलिसेड पैरेन्काइमा है, इलोंगेटेड सेल्स के हैं विद अरेंज्ड वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। वैस्कुलर सिस्टम कहां इंक्लूड्स है, वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल which can be seen in the vein and midrib। वेन और मिडरिब में वैस्कुलर बंडल देखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। जो वैस्कुलर बंडल हैं ये सराउंड होते हैं किससे, थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल से। आइसोबाइलेटरल लीफ कौन सी है, मोनोकॉट लीफ। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, बिल्कुल सिमिलर है। बस इसमें क्या होगा कि जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल टिश्यू है, ये पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होते। मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। लेकिन इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एक बुलीफॉर्म सेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रासेज होती हैं जैसे बैम्बू है, आपने देखा होगा इनकी पत्ती जो है वो कर्ल कर जाती है जब बहुत तेज सनलाइट होती है। सर्टेन एडेक्सियल, एडेक्सियल का मतलब अपर एपिडर्मिस, along the veins modify themselves into a large empty colorless cells। याद रखेंगे, large empty and colorless cells, they are called bulliform cells। इनको मोटर सेल्स भी कहा जाता है, also called motor cells। when the bulliform cells in the leaf have absorbed water and turgid, the leaf surface is exposed। जब bulliform cell water absorb करेंगी तो turgid होंगी, लीफ की सरफेस एक्सपोज जाएगी। और जब सनलाइट तेज होगी तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगी, फ्लैसिड होंगी और कर्व हो जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी, जिससे वाटर स्टोमेटा हाइड होंगे और वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। व्हेन दे फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो ये आपको दिखाया गया, यहाँ पर ये डाइकॉट है, डाइकॉट लीफ। और डाइकॉट लीफ में आप क्या देख रहे हैं, अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड टिश्यू है जो कि पैरेलली वर्टिकल इलोंगेटेड सेल से अरेंज है, इसमें कोई गैप नहीं है, टाइटली है। लेकिन यहाँ पर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में कई सारे गैप्स हैं। अब डाइकॉट लीफ कैसी होती है, हाइपोस्टोमैटिक, मतलब इसमें स्टोमेटा जनरली लोअर सरफेस पे होते हैं, अपर सरफेस पे होंगे तो कम होंगे या फिर नहीं भी होंगे। तो डाइकॉट लीफ के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हाइपोस्टोमैटिक। लेकिन
जो मोनोकॉट लीफ है इसको हम एम्फी स्टोमेटिक कहते हैं क्योंकि स्टोमेटा दोनों सरफेस पे है। तो मोनोकॉट की लीफ कैसी है? एम्फी स्टोमेटिक। सेकेंडरी ग्रोथ किसकी बात करेंगे बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ की। अच्छा एक पॉइंट और देखें, जब पैरेलल वेनेशन, ये आपको पता भी है पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोकॉट लीफ। एंड रेटिकुलेट वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट लीफ। सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ किसकी हेल्प से होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम की हेल्प से होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आपने इसको लेटरल मेरिस्टेम भी कहा, इसको सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहा। इसके दो टाइप थे, एक वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ इन सर्कमफ्रेंस और गर्थ। कहां पर होती है? डाइकोटिलिडनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टेम के कौन कौन से एग्जांपल है? वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। तो सबसे पहले बात करते हैं वैस्कुलर कैम्बियम की। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? जैसे आपने डाइकॉट स्टेम में अगर वैस्कुलर बंडल की बात की तो इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम का पार्ट है जिसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ये जो वैस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इसके सराउंडिंग में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है जिनको हम मेडुलरी रेस बोलते हैं, और ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से एक नई कैम्बियम बनाते हैं जिसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। इट इज अ मेरिस्टेमेटिक लेयर, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगा तो ये मेरिस्टेम का पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इट इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। In young stem, it is present in the patches as a single layer between the xylem and phloem. Later, it form a complete ring. पहले ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के फॉर्म में होगा, फिर बाद में जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा तो कंप्लीट रिंग बन जाएगी। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से ही प्रेजेंट है। बट द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस की सेल्स किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा एक परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड, पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ये डिवाइड करेगा। एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कह रहे हैं कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसके एडजॉइनिंग, उसके आसपास जो मेडुलरी रेज हैं ये क्या करती हैं? डिवाइड करना शुरू करती हैं और क्या बनाती हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनने के साथ एक कंप्लीट कैम्बियम बन जाती है। अब एक्टिविटी देखें तो कैम्बियम जो है ये डिवाइड करती है, और डिवाइड करके क्या बनाती है? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ ज्यादा सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ कम सेकेंडरी फ्लोएम। कट्स ऑफ टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ, और सेंटर की तरफ क्या बनाएगी? पिथ की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। द जाइलम इज प्रोड्यूस मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। आपको पहले बताया गया सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है सेकेंडरी फ्लोएम से, और जब ये ज्यादा बनेगा तो अंदर के सारे टिश्यू को क्रश करेगा। और अंदर, क्योंकि हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम देख रहे हैं तो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या है? वैस्कुलर बंडल। अगर आप देखें वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या है? पिथ। तो पिथ जो है ये भी पैरेनकाइमा का बना है, तो जब सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा तो पिथ की जितनी भी सेल्स हैं इनको क्या करेगा? क्रश करेगा, और यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। तो मेडुलरी रेस भी क्या हो जाती है? क्रश हो जाती है। तो वैस्कुलर कैम्बियम बाद में सेकेंडरी मेडुलरी रेस का भी काम करता है, फॉर्मेशन करता है, क्योंकि रेडियल कंडक्शन कराना है। क्या कराना है? रेडियल कंडक्शन। तो रेडियल कंडक्शन के लिए जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन करती है। At some places, cambium form a narrow band of parenchyma. कौन बना रहा है? Cambium. It form a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem. जो नया secondary xylem और secondary phloem बना है secondary growth के बाद, इनके बीच से एक parenchymatous tissue बनता है जिसको हम नाम देते हैं secondary medullary rays. Narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem. किस डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में। तो ये फेजेस दिखाई गई आपको। दिस इज कंप्लीट कैम्बियम। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है, वो कौन सी है? इंट्राफेसिकुलर। जो वैस्कुलर बंडल के बीच में ये वाली, दिस इज इंटर, और जो अंदर है वो कौन सी है? इंट्रा। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब वुड टर्म यूज किया गया, तो वुड टर्म किसके लिए यूज करते हैं? सेकेंडरी जाइलम के लिए। The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factor. हमें environmental factor देखने हैं, physiological नहीं देखने हैं।
जो कैम्बियम है इसकी एक्टिविटी इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल दोनों फैक्टर से इफेक्ट होती है। तो जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पर सीजनल वेरिएशन होता है जिससे कैम्बियम की एक्टिविटी चेंज होती रहती है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं इनमें क्लाइमेट बिल्कुल कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट रहने की वजह से कैम्बियम की एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है। जैसे लखनऊ एक टेम्परेट रीजन में आता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है और जब ये ज्यादा एक्टिव होगी तो इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। जो ट्रैकिड और वेसल्स बनेंगे इनमें कैविटी ज्यादा होगी और इस टाइप की वुड को नाम देते हैं अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड। लेकिन विंटर के टाइम में कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो रही है। कि कहाँ की बात हो रही है? टेम्परेट रीजन की, क्योंकि यहाँ सीजनल वेरिएशन है। तो विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव है और ये जो जाइलरी एलिमेंट्स बनाएगी उनमें नैरो वेसल्स होंगी। वेसल्स की जो ल्यूमेन है वो नैरो होगी एंड दिस इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। अब स्प्रिंग वुड क्या है? लाइट इन कलर है, लोअर डेंसिटी, वेयर एज ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज हायर डेंसिटी। ये अलग अलग जो वुड बन रही हैं इन्हीं के बेसिस पर हम एनुअल रिंग्स की बात करते हैं। द टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कंस्टिट्यूट एनुअल रिंग। तो अगर एक एनुअल रिंग होगा तो उसमें ऑटम वुड भी होगी और स्प्रिंग वुड भी होगी। तो अगर हम एनुअल रिंग्स की बात करें तो एनुअल रिंग्स जो हैं, एक एनुअल रिंग्स में दो रिंग होंगी, एक विंटर की और एक स्प्रिंग की। एनुअल रिंग सीन इन अ कट स्टेम गिव एन एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्या है? हार्टवुड एंड सैपवुड। देखिए वुड अलग अलग टाइप के हैं। एनसीईआरटी ने 4 वुड एक्सप्लेन की, स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, हार्ट एंड सैपवुड। तो ओल्ड ट्री का मतलब है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। अगर किसी ट्री में सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है तो इस पे दो टाइप की वुड होंगी, एक हार्डवुड और दूसरी सैपवुड। हार्डवुड अंदर की तरफ होती है, सेंटर की तरफ, और सैपवुड बाहर की तरफ होगी। The greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compound like tannin, resin, oil, gum and aromatic substances। और ये क्या करते हैं? हार्डवुड कैसी है? ड्यूरेबल है, इसीलिए इसको हम ड्यूरामेन बोलते हैं। और सैपवुड कैसी है? ये कम ड्यूरेबल है, इसलिए इसको हम एल्बर्नम बोलते हैं। एल्बर्नम। अब जो हार्डवुड है ये ड्यूरेबल है और रेजिस्टेंस है अटैक ऑफ माइक्रोब। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्डवुड को अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए हार्डवुड से जो भी फर्नीचर बनेगा वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होगा। तो इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्डवुड को अफेक्ट नहीं करेंगे। द रीजन कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड कॉल्ड हार्डवुड। लिग्निफाइड है तो कैसा है? डेड है। The hardwood does not conduct water but gives mechanical support। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हार्डवुड डेड है तो ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं करेगा। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं करेगा। और ये डेड हो क्यों गया? क्योंकि इसमें इतने सारे सब्सटेंस डिपॉजिट हो गए, टैनिन, रेजिन, ऑयल, एसेंशियल ऑयल, वैक्स। बाहर वाला जो पोर्शन है, the peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and known as sapwood। it is involved in the conduction of water and mineral। इसीलिए कहा जाता है कि जो sapwood है ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव, इट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव। कॉर कैम्बियम, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ की बात की ये स्टीलर रीजन में थी, और कॉर कैम्बियम जो है ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। स्टील क्या था? स्टील आपको बताया गया वीपीपी, वैस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल एंड पिथ। पेरीसाइकिल के अंदर जितना है सब स्टील है और इसके बाहर जो है वो एक्स्ट्रा स्टील है। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है? कॉर कैम्बियम या फेलोजन। जब ये डिवाइड करती है तो बाहर की तरफ कॉर्क या फेलम बनाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम बनाती है। इन तीनों को मिला करके एक साथ नाम दिया जाता है पेरीडर्म। पेरीडर्म। तो एक्चुअली ये एक रिकवरी फिनोमिना होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम बनता है ये एपिडर्मिस को क्रश करता हुआ बाहर जाता है और तभी तो प्लांट की सर्कमफ्रेंस बढ़ती है। तो जब एपिडर्मिस क्रश हो गई तो कॉर कैम्बियम फिर से क्या करेगी? इसको बनाएगी। बार्क क्या होता है? बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर टू द ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना है सब कुछ क्या है? बार्क है। अब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या क्या हो सकता है?
अगर आप सीक्वेंस देखें तो वैस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम ने डिवाइड करके बाहर की तरफ क्या बनाया था, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब सेकेंडरी फ्लोएम है तो इसके बाहर क्या होगा, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाहर कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस। तो हम इतना याद रखेंगे कि बार्क इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू विच आर प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। तो बार्क में क्या क्या आएगा, पेरीडर्म आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। So bark refer to the number of tissue containing periderm and secondary phloem. Bark that is formed early in the season is called early bark या soft bark, लेकिन bark जो late season में बनती है उसको हम late bark या hard bark कह रहे हैं। तो end of the season में जो bark बनेगी वो late या hard bark होगी, और early season में जो bark बनेगी that is early और soft bark। लेंटिसेल्स के बारे में क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे अगर कॉर्क कैम्बियम में ये बाहर की तरफ डिवाइड करके क्या बनाती है, कॉर्क, लेकिन कभी कभी ये बाहर की तरफ डिवाइड करके कॉर्क ना बना करके कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स बनाती है, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स जैसे ही बनती हैं एपिडर्मिस को रप्चर करती हैं और एक लेंस शेप की ओपनिंग बनाती हैं जिसको लेंटिसेल्स कहा जाता है। कहाँ दिखेंगे, ओल्ड वुडी स्टेम में जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, और इनका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज। लेंटिसेल्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स से एसोसिएटेड होती है, कुछ लूजली अरेंज सेल्स हैं, यहाँ पर जो पोर है ये लेंटिसेल है, और इनके नीचे कुछ लूजली अरेंज सेल्स हैं जिनको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो एपिडर्मिस रप्चर हुई और एक लेंस शेप की ओपनिंग बनी, किसने बनाया, कॉर्क में, कॉर्क कैम्बियम ने, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम को बाहर की तरफ डिवाइड करके क्या बनाना था, कॉर्क। इसने कॉर्क ना बना करके पैरेनकाइमेटस टिश्यू बनाए जिन्होंने एपिडर्मिस को रप्चर करके लेंस शेप की ओपनिंग बना दी। Phallogen यानी कॉर्क कैम्बियम कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क। कॉर्क की जगह क्या बना दिया, पैरेनकाइमेटस सेल्स। These parenchymatous cells soon rupture the epidermis and forming a lens-shaped opening called lenticels. The function is exchange of gases. कहाँ पर होंगी, वुडी ट्री में जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। अब रूट में अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है स्टेम से, डाइकॉट स्टेम से थोड़ा डिफरेंट है, बस थोड़ा ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें बस वैस्कुलर कैम्बियम को देखना है। तो अगर आप रूट की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम रेडियल अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। कैसा अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, रेडियल। और अगर रेडियल अरेंजमेंट होगा तो फ्लोएम के नीचे, और जैसे आपको बताया गया था कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं। स्टेम की बात करेंगे तो वहाँ मेडुलरी रेज होती है, लेकिन रूट की बात करेंगे तो यहाँ कंजक्टिव टिश्यू है। ये कंजक्टिव टिश्यू जो कि फ्लोएम के नीचे हैं ये डिवाइड करना शुरू करते हैं। और दूसरा कौन सा, पेरीसाइकिल की सेल जो कि फ्लोएम के जाइलम के ऊपर हैं, ये डिवाइड करना शुरू करती हैं और क्या बनाती हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। द वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी, क्योंकि आपने स्टेम में देखा था तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से प्रेजेंट थी और बाद में कौन सी बनी थी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो हम कह सकते हैं कि स्टेम में जो वैस्कुलर कैम्बियम है दैट इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी। यहाँ पर पहले से कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रूट में जो वैस्कुलर कैम्बियम है कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन की होगी। ओरिजिनेट कहां से हो रही है, फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम, और जस्ट बिलो द फ्लोएम जो कंजक्टिव टिश्यू है ये डिवाइड करना शुरू करते हैं। कंजक्टिव टिश्यू भी पैरेनकाइमा के बने हैं। एंड अ पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू जो कि किसके ऊपर होगा, अबव द प्रोटोजाइलम। बस ये दो लाइन याद रखनी है आपको। फ्लोएम के नीचे जो टिश्यू हैं वो डिवाइड करना शुरू करेंगे और प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरीसाइकिल की सेल है ये डिवाइड करती है, और इनसे क्या बनता है, एक कंप्लीट कैम्बियम जो कि वेव लाइक होती है। इसको वेवी रिंग के नाम से जाना जाता है। बाद में ये सर्कुलर हो जाती है और इसके बाद का जो पूरा का पूरा सेकेंडरी ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टेम की तरह होता है। तो आपने यहां पर देखा कि ये वेव लाइक कैम्बियम है इस तरह से, इसी को नाम देते हैं वेव लाइक कैम्बियम। याद क्या रखना है कि इस कैम्बियम को बनाया किसने, फ्लोएम के नीचे के टिश्यू जो कंजक्टिव टिश्यू है ये डिवाइड करेंगे और प्रोटोजाइलम के ऊपर। अगर आप डायग्राम देख लें इस तरह से तो आपको काफी इजी रहे। सपोज ये पेरीसाइकिल है, ये जाइलम बनाए गए और यहां पर हम फ्लोएम बना रहे हैं। ये फ्लोएम है और ये जाइलम है।
तो अगर आप देखेंगे तो दीज आर फ्लोएम, और ये क्या है, प्रोटोजाइलम। क्योंकि रूट में आप जानते हो ना एक्सार्च कंडीशन होती है, रूट में कैसी कंडीशन है, एक्सार्च, यानी प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ। तो अब बना कौन रहा है, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये जो कंजक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लोएम के नीचे हैं, ये वाले, ये डिवाइड करना शुरू करेंगे हर तरफ से, यहां से भी। दीज आर द कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो द फ्लोएम। ये पेरीसाइकिल है, और प्रोटोजाइलम के अपोजिट ये जो पेरीसाइकिल की सेल्स हैं ये भी डिवाइड करना शुरू करेंगे, पेरीसाइकिल की सेल्स भी डिवाइड करेंगे, और ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब ये ऐसे पूरा इस तरह से जुड़ जाएंगे तो एक कंप्लीट वेव लाइक कैम्बियम बन जाएगी। इस तरह से एक कंप्लीट क्या बन गई, एक वेव लाइक कैम्बियम बन गई, वही आपको दिखाएंगी। फिर बाद में सर्कुलर भी हो जाती है। तो यहां तक सेकेंडरी ग्रोथ है, क्लियर। तो ये कंप्लीट थ्योरी होगी चैप्टर की। तो अब करेंगे क्वेश्चंस इसके। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनाटॉमी की थ्योरी आपको बता दी गई, एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे आपको मार्क करा दिए गए। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ पीवाईक्यूज हैं, तो इनको देखते हैं। से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लिविंग है। तो वेसल, ट्रैकिड्स, कंपेनियन सेल एंड स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा लिग्निफाइड होते हैं, तो लिग्निफाइड होने की वजह से ये कैसे हो जाएंगे, डेड। तो स्केलेनकाइमा इज डेड। ट्रैकिड और वेसल्स जाइलम के कंपोनेंट है, और जाइलम में लिविंग कंपोनेंट केवल जाइलम पैरेन्काइमा होता है, यानी ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर डेड हैं। तो ये दोनों भी कैसे हो गए, डेड। फ्लोएम में देखें तो फ्लोएम में सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज 3 आर द लिविंग कंपोनेंट्स, और एक डेड होता है फ्लोएम फाइबर जिसको बास्ट फाइबर बोलते हैं। तो कंपेनियन सेल्स जो हैं इट इज लिविंग, तो आंसर हो जाएगा सी। वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। तो हैंस्टीन की एक हिस्टोजन थ्योरी है और उसमें बताया जाता है कि जो वैस्कुलर टिश्यू है इनकी ओरिजिन कहां से हुई है, प्ल्यूरोम से। डर्मेटोजन एपिडर्मिस को बनाता है, पेरिबेलम, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस इन सब का फॉर्मेशन करता है। तो वैस्कुलर टिश्यू की बात की जाएगी तो कहां से बनेगा, प्ल्यूरोम से। लेंथ ऑफ द पेट्योल इंक्रीजेस बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एनसीईआरटी में अभी पॉइंट आपको मार्क कराया। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। तो कॉर्टेक्स किसके किसके बीच में होगा, 5 लेयर आपको बताएगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ। तो कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में होगा। तो एपिडर्मिस एंड स्टील भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टील में वैस्कुलर सबसे बाहर की तरफ स्टील में क्या होगा, पेरीसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल, फिर पिथ होगा। तो ये भी आंसर सही है। एपिडर्मिस या पेरीसाइकिल भी हो सकता है, और पेरीसाइकिल ही किसका पार्ट है, स्टील का पार्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। देयर आर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज इन वेरिएशन इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लार्जर ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल में हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्लांट हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट विच ऑर्गेनाइज इनटू द टिश्यू एंड इन टर्न्स द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू द ऑर्गन। ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। यहाँ क्या दिया हुआ है, डिफरेंट फंक्शन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि एक्सिलरी बड आर द प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांचेस एंड अ फ्लावर। ये पॉइंट भी सही है। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। सी इनकरेक्ट हो जाएगा। Which following divisions of the cell in both primary as well as secondary meristem the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Lose the ability to divide मतलब किसकी बात हो रही है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी तो कैसी हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैच्योर सेल्स एंड कंस्टिट्यूट लेटरल मेरिस्टम नहीं, मैच्योर सेल्स विच कंस्टिट्यूट परमानेंट टिश्यू। लॉन्ग प्लांट्स आर एबल टू स्टैंड इरेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो बड़े प्लांट्स हैं, लॉन्ग प्लांट्स हैं, ये सीधे क्यों इरेक्ट हैं, क्योंकि इनमें मैकेनिकल सपोर्ट है। और मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये यंग स्टेज में कह रहा है। और यहां पर बात किसकी की गई, लॉन्ग प्लांट्स। कोलेनकाइमा में क्या है, लिविंग है,
विद प्रोटोप्लाज्म। तो कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग है और इसमें प्रोटोप्लाज्म है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डेड नहीं होती। ये भी गलत है, रिजर्व फूड होगा, तो लिविंग विद प्रोटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रोड्यूसेस, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम किसका पार्ट है, एपिकल मेरिस्टम का, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम आपने देखा था कि जो प्राइमरी मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम। और प्राइमरी मेरिस्टम का काम क्या है, लेंथ इंक्रीज करना, प्राइमरी ग्रोथ कराना। तो प्राइमरी मेरिस्टम लेंथ बढ़ाता है, तो चाहे एपिकल मेरिस्टम हो या फिर इंटर कैलरी मेरिस्टम हो, ये दोनों इंक्रीज इन लेंथ करेंगे, तो प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे। इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रोड्यूसेस प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि एपिकल ग्रोथ के लिए हम एपिकल मेरिस्टम का यूज करेंगे। एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी दोनों मिलकर के प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। पियर फ्रूट्स आर ग्रिटी ड्यू टू द अक्रेंस ऑफ स्केलेरिड्स। ग्रिटी का मतलब, अगर आप पियर के फ्रूट के पल्प को देखेंगे तो इसमें ग्रिटीनेस होती है, दाने जैसे होते हैं, वो किसकी वजह से है, स्केलेराइड्स की वजह से। पैरेनकाइमेटस टिश्यू इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है ये किसकी वजह से कैरेक्टराइज्ड है, तो पैरेनकाइमा में थिकनिंग एट कॉर्नर्स होती है, नो, थिकनिंग एट कॉर्नर्स किसमें होगी, कोलेनकाइमा में। लिग्निफाइड बॉल्स नहीं होती क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक स्केलेनकाइमा का है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल भी नहीं होंगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का करेक्टर है। इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि आपको बताया था कि पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराएगा, जाइलम। कंडक्शन ऑफ फूड, फ्लोएम। मैकेनिकल सपोर्ट, स्केलेनकाइमा। स्टोरेज एंड सिक्रीशन, पैरेनकाइमा। बी ऑप्शन, A3, B4, C2, D1। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू मेन ग्रुप्स। टिश्यू को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। अगर सेल डिवाइड करेंगी तो मेरिस्टेमेटिक और नहीं डिवाइड करेंगी तो परमानेंट। द मेरिस्टेम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। तो सेकेंडरी टिश्यू कौन से मेरिस्टम कराते हैं, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर कैम्बियम, ये सारे सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेनकाइमा सेल्स द सेकेंडरी सेल वॉल्स आर प्रेजेंट। सेकेंडरी सेल वॉल्स इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेनकाइमा, कौन सी स्केलेनकाइमा सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होंगी, द सेल्स कंटेनिंग साइटोप्लाज्म ओनली, द सेल्स कंटेनिंग प्रोटोप्लाज्म, द सेल्स विच आर लिविंग। क्योंकि बात अगर स्केलेनकाइमा की जा रही है तो स्केलेनकाइमा कैसी सेल्स हैं, डेड है। सो द सेल्स विच आर नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी, जो सेल्स नॉन लिविंग है मैच्योरिटी पर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेनकाइमा सेल्स द सेकेंडरी सेल वॉल आर प्रेजेंट। तो सेल्स विच आर नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी, क्योंकि ये कैसी सेल्स होंगी, डेड। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं, मेरिस्टेम। इन द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरीफेरी। तो प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ होगा तो कंडीशन क्या होगी, एक्सार्च। एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर, सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च। और एक्सार्च कहां पर होता है, रूट में। इन द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ अगर प्रोटोजाइलम होगा तो कंडीशन क्या होगी, एंडार्च। और एंडार्च कंडीशन कहां पर होती है, स्टेम में। अब मैच करा लेंगे आप, तो 1 रूट है एंड 2 एक्सार्च। वन 2 एक्सार्च, 3 स्टेम एंड 4 एंडार्च। ऑप्शन बी हो जाएगा। पोर्शन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम दैट गिव्स राइज टू जाइलम टिश्यू इज। तो एपिकल मेरिस्टेम का कौन सा पार्ट जो कि जाइलम टिश्यू को बना रहा है, प्रोटोजाइलम,
प्रोकैम्बियम, मेटाजाइलम या ट्रैकिड्स? तो कौन बनाता है? प्रोकैम्बियम। द पोर्शन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम दैट गिव्स राइज टू जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम। The dividing cells not yet committed to become specific cell type are? cells कैसी हैं? dividing है, not yet committed to become specific। तो कौन सी cells की बात करें? अगर cells में division हो रहा है तो cells कौन सी हैं? meristematic cells। not committed to become specific, अगर cell specific function करती हैं तो वो mature हो जाती है और mature cells में division की capacity नहीं होती। the plant cells विदाउट न्यूक्लियस अमंग द फॉलोइंग आर? तो न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, क्योंकि इसके न्यूक्लियस को, इसकी जितनी भी एक्टिविटी है वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एल्बुमिनस सेल्स अकर्स इन? तो एल्बुमिनस सेल्स जो है ये किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म में। जैसे आपने देखा था कि अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स। एंजियोस्पर्म में देखें तो फ्लोएम के कितने पार्ट थे? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल हैं और कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। तो ये किसमें होगी? फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स? अगर हम प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो क्या है? हैव देयर वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक बताएगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ याद रखेंगे यहाँ पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्स्ट पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। दूसरा, डेंस प्रोटोप्लाज्म। थर्ड, डिवॉइड ऑफ लैकुनी। नो इंटरसेलर स्पेसेस। नो इंटरसेलर स्पेसेस। थिन एंड सेलुलोजिक वॉल। थिन सेलुलोजिक वॉल प्राइमरी होगी ना। और 6 है सेल्फ परपिटुएटिंग। सेल्स कैसी हैं? सेल्फ परपिटुएटिंग सेल्स हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो अब आप इसमें देख लीजिए, सेल्स हैव देयर वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। हैव इंटरसेलर स्पेसेस, इंटरसेलर स्पेसेस नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, हैव देयर वॉल्स मेड अप ऑफ काइटिन। ये जो रिजर्व फूड मटेरियल की बात की गई, ये किसकी बात की गई? पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा कौन सा टिश्यू है? परमानेंट, जो कि डिवाइड नहीं करता। और हमसे बात किसकी पूछी गई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। Have their walls made up of cellulose. A simple tissue with both mechanical and physiological function in young dicotyledonous plant is? तो सिंपल टिश्यू 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन यंग डाइकोटिलेडनस प्लांट। तो यंग डाइकोटिलेडनस प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? कोलेन्काइमा। क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट तो स्केलेन्काइमा भी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात की गई तो इसका मतलब ये कैसी होंगी? लिविंग होंगी। तो कोलेन्काइमा कैसी होती है? लिविंग होती है। और यंग डाइकोटिलेडनस सिस्टम में, यंग डाइकोट सिस्टम में ये क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट। फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। अब मिसमैच पेयर आपको बताना है। ट्रैकिड इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि ये डेड है इसलिए प्रोटोप्लाज्म नहीं है। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल्स एंड मेंबर्स। लिग्निफाइड वॉल्स, क्योंकि वेसल्स भी कैसे हैं? डेड हैं। जाइलम फाइबर्स, हाईली थिकेंड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंटर ल्यूमेन, ये भी ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या कह रहे हैं? लिविंग एंड थिन। लिविंग होते हैं, थिन होते हैं। सेलुलोसिक वॉल है, दे स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज ये फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्टोर्ड फूड मटेरियल है। जाइलम पैरेन्काइमा का स्टोर्ड फूड मटेरियल अभी आपको बताया गया था स्टार्च, टैनिन एंड फैट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डी। ये नहीं होगा यहाँ पर।
ये किसका फूड मटेरियल है स्टोर्ड? फ्लोएम पैरेन्काइमा का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली सिंपल टिश्यू? तो सिंपल टिश्यू 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेरेनकाइमा सेल्स द सेकेंडरी सेल वॉल आर प्रेजेंट? कह रहे हैं कि इसमें किस स्केलेरेनकाइमा सेल में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है? द सेल्स कंटेनिंग लिविंग, अच्छा बात स्केलेरन, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया बेटा। स्केलेरेनकाइमा का मतलब सेल कैसी है? डेड। और अगर सेल डेड होंगी तो नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी, डी ऑप्शन। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सब लिविंग सेल्स हैं और इसमें तो लिविंग कहा ही गया। सीप ट्यूब्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो सीप ट्यूब किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है? बास्ट। बास्ट को क्या नाम देते हैं? फ्लोएम। फाइबर्स एसोसिएटेड विद द फ्लोएम्स आर, तो फ्लोएम के साथ जो फाइबर एसोसिएटेड होते हैं उनको फ्लोएम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर कहा जाता है। विच इज करेक्ट? ट्रैकीड्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकीड्स हैं ये यूनिसेलुलर होती हैं और वेसल्स मल्टीसेलुलर होती हैं, लेकिन ट्रैकीड की ल्यूमेन वेसल की ल्यूमेन से कम होती है। तो वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन, ये सही हो जाएगा। वेसल्स मल्टीसेलुलर हैं और इनकी ल्यूमेन ट्रैकीड से ज्यादा ब्रॉड होती है। विच वन में कंटेन क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा? कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट को स्टोर कर सकते हैं और उनको नाम ही देते हैं क्लोरेनकाइमा। पैरेन्काइमा में कई सारे एडाप्टेशन होते हैं, इनमें एरेनकाइमा भी होती है जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट स्टोर हो गया उनको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो और इसमें कोलेनकाइमा में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहां पर आपको स्टेटमेंट पढ़ने और बताने हैं। इट इज फाउंड ईदर एज अ होमोलॉगस होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। Cells are oval, spherical and polygonal and often contain chloroplast. Intercellular spaces are absent. तो अगर हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कोलेनकाइमा में क्योंकि इनके कॉर्नर्स जो है वो थिक हैं, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, लिग्निन का डिपोजिशन स्केलेरेनकाइमा है में। अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो इनके कॉर्नर्स थिक हैं क्योंकि इसमें क्या डिपॉजिट हो गया? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हो गए। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं और क्लियर होगा। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स, मतलब किसकी बात हो रही है? यंग प्लांट की। तो अब आंसर कंफर्म है, कौन सा होगा? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो कि किसका टाइप है? सिंपल टिश्यू का। कोलेनकाइमा इज अ सिंपल टिश्यू। अच्छा, डी में भी कोलेनकाइमा दिया गया लेकिन परमानेंट टिश्यू कहा गया। अब आप कहोगे कि परमानेंट टिश्यू में, देखिए परमानेंट टिश्यू में तो दो आ गए ना, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, लेकिन कोलेनकाइमा किसका टाइप है? सिंपल का। तो ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू। एनाटॉमिकली जो जूट फाइबर, जो जूट फाइबर है वो कौन से होते हैं? बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर। जूट, हेम्प, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फ्लोएम फाइबर के। पैरेन्काइमा सेल्स फिलिंग द स्पेस बिटवीन द डर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू। डर्मल यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात की गई और वैस्कुलर टिश्यू। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में क्या है? एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू को अगर छोड़ दें तो क्या बचा? हमने 5 लेयर आपको बताई, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। अगर आप एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ दें तो क्या क्या बचेगा इसमें? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। और इन तीनों को मिलाकर के नाम देते हैं ग्राउंड टिश्यू। इट इंक्लूड्स कॉर्टेक्स प्लस पेरिसाइकिल प्लस पिथ। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। तो 5 लेयर होती है, 2 हटा दी गई। कौन कौन सी? एक एपिडर्मिस और दूसरी वैस्कुलर बंडल। विच पेयर हैज लिग्निन इन बोथ? तो लिग्निन के होने से प्लांट सेल की क्या होगी? डेथ। तो लिग्निन किसमें प्रेजेंट होगा? जो सेल डेड होंगी। पैरेन्काइमा तो नहीं हो सकता, कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, सीप ट्यूब भी लिविंग है, स्केलेरेनकाइमा डेड होती है और ट्रैकीड भी डेड है। तो आंसर सी हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर स्केलेरेनकाइमेटस फाइबर। ये स्केलेरेनकाइमेटा क्योंकि किसके एग्जाम्पल हैं? ये फ्लोएम फाइबर के, और फ्लोएम फाइबर स्केलेरेनकाइमा का बना होता है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। जो फ्लोएम पहले बनता है उसको हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ बिगर सीप ट्यूब्स। क्या ये बात सही है? प्रोटोफ्लोएम जो है इनमें बिगर सीप ट्यूब नहीं होती, नैरो सीप ट्यूब होती है। एंड द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम एंड इट हैज नैरो सीप ट्यूब। ये गलत है। जो बाद में फ्लोएम बनता है प्राइमरी फ्लोएम, उसको मेटाफ्लोएम कहते हैं, लेकिन यहां पर सीप ट्यूब ब्रॉडर होती है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यही होना चाहिए आंसर बी। और क्या है जरा पढ़ लेते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। आपको बताया गया था कि मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। बास्ट फाइबर आर मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमेटस सेल्स, दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये पॉइंट भी सही है। इनकरेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल लैक, अगर वैस्कुलर बंडल क्लोज है तो उसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। सेकेंडरी मेरिस्टम प्रोड्यूसेस, सेकेंडरी मेरिस्टम कौन सी ग्रोथ कराता है? लेटरल ग्रोथ, और इसी को ही हम रेडियल ग्रोथ बोलते हैं। लेटरल और रेडियल ग्रोथ। वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन, तो वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये किसमें पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म। देखिए एक एक्सेप्शन जिम्नोस्पर्म का भी है, नीटम। कॉमन फीचर्स इन बिटवीन वेसल एलिमेंट्स एंड सीप ट्यूब एलिमेंट्स। वेसल्स और सीप ट्यूब में क्या कॉमन फीचर है? इन्यूक्लिएटेड कंडीशन, नॉन लिविंग नेचर। वेसल्स तो डेड है लेकिन सीप ट्यूब लिविंग है। वेसल्स मल्टीसेलर होता है, सीप ट्यूब इन्यूक्लिएटेड होता है। थिक सेकेंडरी वॉल, पोर्स ऑन दियर लेटरल वॉल। अगर हम वेसल्स और सीप ट्यूब की बात करें तो इनमें दोनों में क्या होते हैं? इनकी एंड वॉल्स पर पोर होते हैं, तो पोर्स ऑन दियर लेटरल वॉल। तो आंसर डी इज करेक्ट। A living mechanical tissue having cellulosic wall thickening, तो सेलुलोजिक वॉल थिकनिंग किसमें होगी? कोलेनकाइमा, क्योंकि आपने पढ़ा था पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा में जो वॉल है वो थिन है, और कोलेनकाइमा में जो वॉल है वो थिक है, लेकिन ये लिविंग भी होता है। कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? सीप ट्यूब के साथ। विच ग्रुप पजेस वेसल इन इट्स जाइलम, तो वेसल्स का पाया जाना इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बोथ बी एंड सी नहीं कहेंगे क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एक्सेप्शनली प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू इन विच लिग्निन इज एब्सेंट, तो लिग्निन अगर एब्सेंट होगा तो सेल कैसी होगी? लिविंग। जाइलम ट्रैकिड्स डेड है, स्केलरीड्स डेड है, स्केलेनकाइमेटस फाइबर भी डेड है, लेकिन कोलेनकाइमा कैसे हैं? लिविंग। तो आंसर ए हो जाएगा। वेसल्स अकर इन, तो वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन सारे एंजियोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती। एक एंजियोस्पर्म ड्राइबिस है जहां पर वेसल्स एब्सेंट होती है, तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगी और कुछ जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होंगी। तो ऑप्शन सी इज मोस्ट करेक्ट। वेसल्स अकर इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। कॉमन बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच में कॉमन क्या है? पैरेन्काइमा स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा पूछा गया। स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा में कॉमन क्या है? क्योंकि दोनों क्या प्रोवाइड करती हैं? सपोर्ट। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये डेड है, स्केलेनकाइमा इज डेड बट कोलेनकाइमा इज लिविंग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आपको तीन ही स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़ करके बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड, ये बात सही है क्योंकि परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। अभी आपको बताया गया था जो परमानेंट टिश्यू में दो टाइप है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू में जो भी सेल्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू है यहां पर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। तो ये बात कैसी हो गई? गलत। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होनी चाहिए। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर टाइप्स, और अगर सिमिलर टाइप्स हैं तो इनको हम परमानेंट कहेंगे, और इसमें क्या कहा जा रहा है? कॉम्प्लेक्स। तो ये बात भी गलत होगी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी और सिंपल टिश्यू में सिमिलर टाइप की सेल्स होंगी। तो बी और सी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड ए इज करेक्ट। तो बी एंड सी इज इनकरेक्ट बट ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल नहीं होते। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल।
अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में मेजर डिफरेंस क्या है? सीव ट्यूब का। किसका है? सीव ट्यूब। क्योंकि सीव ट्यूब किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में क्या होगी? सीव सेल होगी। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल होती। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue, find the appropriate missing word। तो ये जो डर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू, ये सब तो टिश्यू सिस्टम है ना, एपिडर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर, और इन सबको कौन बनाता है? एपिकल मेरिस्टेम। तो आंसर क्या होगा? एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आज हम लोगों ने एक चैप्टर किया एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और इस पर एनसीईआरटी के क्या क्या पॉइंट्स थे उनको मार्क किया, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चंस रिवाइज करिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू।